Good morning, students. We are going to study chapter number 2, Rights in the Indian Constitution. इस चैप्टर का पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं. आज हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे. यहाँ पर थे हम लोग राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार. इसमें हमने दो सिचुएशन पढ़े थे जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रखा है. पहला केस था स्वदेश कुमार, जो एक गांव का है, गांव का रहने वाला निवासी है. वो अपने दोस्त के साथ अपने गांव जाता है और अपने गांव के पास में ही जो चाय की दुकान है वहाँ पर चाय पीता है अपने दोस्त के साथ. क्योंकि गांव का चाय वाला स्वदेश कुमार को जानता है, इसीलिए उसके कास्ट को जानता है, इसलिए उसे एक अच्छे कप में चाय देता है. जबकि उसके साथ उसका जो दोस्त गाँव आया हुआ है, उसकी जाति को जानने के लिए, उसकी कास्ट को कंफर्म करने के लिए वो उसका नाम पूछता है. और जैसे उसे पता चलता है कि वो एक दलित है, उसे अच्छे कप में चाय देने के बजाय एक मिट्टी के कप में चाय दे देता है. स्वदेश कुमार इज विजिटिंग हिज विलेज. ही इज accompanied by one of his friend. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. The shopkeeper knew Swadesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. After this, the shopkeeper served tea to Swadesh Kumar in a nice mug, while his friend was given tea in an earthen cup because he was Dalit. And और जैसे हमने देखा यहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है. दूसरा एग्जाम्पल है, an order is served to 4 news readers of a television channel that they would no longer read the news on screen. They are all women. The reasons given is that they are above the age of 45. 2 male news readers above the same age are not barred from presenting the news. न्यूज़ रीडर्स जो हैं उनमें से कुछ को ये कह के कि वो 45 ईयर्स से अबव एज की हैं, वो न्यूज़ रीड नहीं कर सकती हैं. जबकि उसी एज ग्रुप के जो मेल हैं वो न्यूज़ को रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. इस हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट cultural and educational rights of minority group. These are examples of clear discrimination. In one instance, the discrimination is based on caste and in another, it is based on gender. जैसा कि हमने देखा, एक उदाहरण था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का और दूसरा था जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का. Do you think that such discrimination is justified? Right to equality tries to do away with such and other discrimination. It provides for equal access to the public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी का हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वो इसी तरह के सोसाइटी में, इसी तरह की हमारी कंट्री में जो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, उसी को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया था, दिया गया था. राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि शॉप्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा, थिएटर्स, वेल्स, बाथिंग घाट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी जगह पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. ये पब्लिक प्लेस में किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. देयर कैनट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस on the basis of caste, creed, color, sex, religion and place of birth. जितने भी हमारे पब्लिक प्लेस हैं, चाहे शॉप हो, होटल्स हो, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट्स हो, वेल्स हो, बाथिंग घाट्स हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सभी जगह पे कास्ट बेस पे, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस, इनके आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और एक तरह से क्राइम ही हो रहा है.
It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. This right is very important because our society did not practice equal access in the past. इसी तरह से जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स है यानी कि गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर भी कास्ट के बेस पे, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ये दोनों ही राइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के केस में, क्योंकि हमारा जो सोशल हिस्ट्री रही है, हमारी जो सोसाइटी की हिस्ट्री रही है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक लोगों को इन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, काफ़ी लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमारे कंडीशन में, हमारे क्या सभी के लिए वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, अगर सच्ची मायने में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है तो वहाँ इक्वालिटी होनी ही चाहिए, इक्वालिटी देनी ही चाहिए, इक्वालिटी होनी ही चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट manifestation of inequality. This has been abolished under the right to equality. The same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military or academic field. हमने देखा हमारे जो सामाजिक व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, समाज में, हिंदू धर्म में हमारी सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ शूद्र से ये कहा गया है कि उसका कार्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, और उसे आजीवन वही करना पड़ेगा। और उसके बदले उसे क्या दिया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जो ग्रुप्स हैं, इनकी सेवा करने के बदले सोसाइटी ने उन्हें हमेशा अछूत का नाम दिया, सोसाइटी से दूर रखा। उन्हें हर तरह के राइट्स, पढ़ाई हो, मंदिर जाना, कोई पब्लिक प्लेस में जाना, हर तरह के अधिकार से वंचित रखा गया। इसीलिए भारत जैसा देश जहाँ पर कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे इसे हटाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया। द सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in the military and academic field. जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत पहले लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगाया करते थे, राय बहादुर, महाराजा और चक्रवर्ती और बहुत कुछ। इससे क्या होता था? इससे हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी का जन्म होता था। जैसे किसी के नाम आगे चक्रवर्ती, राय बहादुर ये लगा और किसी के आगे नहीं लगा है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई है, शुरू हो गई है। तो सोसाइटी में सबको इक्वल मानने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए टाइटल्स को बैन कर दिया गया कि अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाएंगे। केवल वो जिन्होंने मिलिट्री सर्विस दी है या फिर जिन्होंने एकेडमिक फील्ड में सर्विस दी है, वो ही उनके ही नाम के आगे उनके टाइटल्स, मिलिट्री सर्विस जिन्होंने दी है और एकेडमिक सर्विस जिन्होंने दिया शिक्षा के क्षेत्र में और हमारी सेना में, जिन्होंने देश की सेवा करी है, उन्हीं के नाम के आगे उनके पोस्ट की टाइटल लगती है। Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality, of dignity and status among all its citizens. तो राइट, हमारी ट्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए राइट टू इक्वालिटी दी गई, और ताकि सबको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। Have you read the preambles of our constitution? How does it describe equality? You will find that the preamble mention 2 things about equality: equality of status and equality of opportunity. अगर हम preamble को पढ़ते हैं तो preamble में जो equality दी गई, equality के लिए mention किया गया equality of status and equality of opportunity. Equality of opportunity means that all sections of the society enjoy equal opportunities. But in a society where there are various kinds of social inequalities, what does equal opportunity means? The constitutions clarify that the government can implement special schemes and measures for
improving the condition of certain section of society, children, women, and the socially and educationally backward classes. जैसे कि हम देखते हैं हमारे प्रियम्बल में कहा गया है राइट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, सोसाइटी में सबको इक्वल समझा गया है और सबको इक्वली आगे बढ़ने का मौका भी दिया है. सब सोसाइटी में सबको जितने भी हमारे पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे सबको जाने के लिए इक्वालिटी दी गई. सब जा सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब जितने हैं वहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हमारा जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ सबको इक्वलिटी दी गई कि सब पॉलिटिकली आगे बढ़ सकते हैं, यानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं. हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में उन सभी में सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है. पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारी सोसाइटी में जो सिस्टम रहा है, सदियों से जो डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी में क्या हुआ है? हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन तो बहुत ही आगे बढ़ गए क्योंकि शुरुआत से उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, उनके पास पैसा था जिसके दम पे वो आगे बढ़ पाए. उनकी वजह से वो एजुकेटेड भी हो पाए. जिनके पास मनी, जिनके पास इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा था, तो उसकी वजह से वो एजुकेशन भी ले पाए. सोसाइटी में भी उनका रुतबा था और सोसाइटी में रुतबा होने की वजह से वो पॉलिटिकल पावर भी गेन कर पाए. पॉलिटिकल पावर में भी आगे रहे. पर वहीं जिन्हें हम दलित या बैकवर्ड कहते हैं उनके साथ क्या हुआ? सदियों तक उन्हें स्कूल जाना, पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था. पढ़ने लिखने की फैसिलिटी से उन्हें वंचित किया गया. बहुत ही हार्श, बहुत ही मुश्किल हालातों में अगर किसी ने पढ़ाई करी है, कुछ लोग पढ़ पाए. जैसे अम्बेडकर जी के बारे में हम कह सकते हैं कि कितने कठिन परिश्रम, कितनी मुश्किल हालातों में और कितना डिस्क्रिमिनेशन सहकर भी अपनी स्टडी को पूरी करी. तो हम देखते हैं एक सेक्शन जिनको हमने दलित कहकर बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, जिनको हमने कभी पढ़ने की भी आज़ादी नहीं दी, जिनको आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं दी, जो इकोनॉमिकली भी बहुत ही बैकवर्ड हैं. जिस तरह काम उनसे करवाया जाता था उस तरह काम है वो कभी भी हम ये नहीं सकते कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे. तो वो जो इकोनॉमिकली बहुत पीछे रह गए, सोसाइटी में भी उन्होंने दलित कह के बहुत पीछे छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो एजुकेशन में भी आगे नहीं आ पाए. एजुकेशन में भी वो बिल्कुल ही पीछे रह गए. अब उन्हें संविधान बनने के बाद वैसे छोड़ देना. एक सेक्शन है कि जो यहाँ पहुँचा हुआ है आगे, एक सेक्शन है कि जो इतने पीछे रह गया है. अब क्या करें? अगर इन्हें इक्वली लाना है, इनके बराबरी लाना है, तो इन्हें स्पेशल मेजर्स तो देने पड़ेंगे जिनको हमारी सोसाइटी के, हमारे कल्चर की वजह से जिन पीछे धकेल रखा था, जो पीछे रह गए. सच्चे मायने में अगर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी ही है तो उन लोगों को जो बैकवर्ड रह गए हैं, फीमेल्स भी का भी सेम ही सोशल कंडीशन था. फीमेल्स भी बैकवर्ड ही रह गई, पीछे ही रह गई. तो उन सब को जो पीछे रह गए उनको आगे लाने के लिए स्पेशल मेजर दिए गए. इन्हीं के लिए रिजर्वेशन दिया गया था. रिजर्वेशन जिसका काफ़ी विरोध भी होता है. ये रिजर्वेशन देने की वजह यही थी कि जो बहुत पीछे रह गए हैं उनको अगर वो इक्वालिटी एंजॉय तो तभी कर पाएंगे जब वो सबके बराबर आके खड़ेंगे. पहले सबके बराबर उनको लाके खड़ा तो करना ही पड़ेगा. जब तक सबके बराबर लाके उन्हें नहीं खड़ा किया करेंगे तब तक राइट टू इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता. इसीलिए आर्टिकल 16(4) में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट्स को ये राइट देता है कि जो लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं, चिल्ड्रन हो, वुमेंस हो, या फिर कास्ट सिस्टम की वजह से जो कास्ट पीछे रह गई हों, उन्हें राइट टू इक्वालिटी देने के लिए ये ज़रूरी है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए, स्पेशल ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सके. You be heard about reservation in jobs and in admissions.
You would have wonders why there are reservations if we follow the principle of equality. In fact, Article 16(4) of the Constitution explicitly clarifies that a policy like a reservation will not be seen as a violation of right to equality. यहीं से क्वेश्चन आता है आपके लिए बार बार, क्या रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है? तो हम कहेंगे नहीं, राइट टू इक्वालिटी, रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। राइट टू इक्वालिटी को एक्चुअल में उसको बेस देने के लिए, उसको ग्राउंड देने के लिए ही रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, this is required for the fulfillment of right to equality of opportunity. Article 16(4) क्या कहता है? Nothing in this article shall prevent the state from making any provisions for the reservation of the appointment or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state it is not adequately represented in the service under the state. आर्टिकल 16(4) कहता है कि अगर स्टेट को लगता है कि कुछ क्लास बैकवर्ड रह गई हैं तो उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन देकर उन कास्ट को, उस सेक्शन को आगे लाने की कोशिश कर सकता है। ये राइट्स मिला हुआ स्टेट को आर्टिकल नंबर 16(4) और यही रिजर्वेशन का ग्राउंड भी है। रिजर्वेशन जो दिया गया वो इसी ग्राउंड पे दिया गया है। एक यहाँ इंस्टेंस दे रखा है, यू आर द जज। अगर आप जज होते तो क्या जजमेंट देते? यू हैव रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हदी बंधु हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी इन पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। मैन फ्रॉम दिस कम्युनिटी refused to follow customs that required them to wash the feet of the groom and guests of the upper caste during the marriage ceremonies. एक आपके पास पोस्ट कार्ड से कंप्लेन आती है और कंप्लेन करने वाला जो पर्सन है हादी बंधु है जो कि एक दलित कम्युनिटी का मेंबर है और पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट से है। क्या कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हजारों सालों से हमारे जो पूर्वज है वो क्या करते आए हैं, वो ये करते आए हैं, शादी के टाइम में जो दूल्हा है और दूल्हे के साथ जो गेस्ट आए हैं उन सब के पैर धोने का इनका काम है। अगर गांव में शादी होती है तो शादी के टाइम में दूल्हा और जो बाराती आते हैं तो दूल्हे और बाराती के पैर धोने का काम इस कम्युनिटी के लोगों को करना पड़ता है। Men from this community refused to follow customs that required them to wash the feet of the groom and guests of the upper caste during the marriage ceremony. अब क्या होता है, जैसे गांव में एक शादी होती है और इस कम्युनिटी के लोगों ने ये पैर धोने से मना कर देते हैं कि हम अब से शादी, जो भी गांव में शादी हो रही है तो दूल्हे का और बारातियों के पैर नहीं धोएंगे। ऐसे में इन्हें सज़ा देते हैं। कौन सज़ा देता है? गांव के अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इन्हें सज़ा देते हैं। इन द रिवेंज 4 women from this community were beaten up and another was paraded naked. इनकी कम्युनिटी के फीमेल्स को उठा लेते हैं और उनको खूब पीटा जाता है और उन्हें नेक भी कर देते हैं। The postcard writer says our children are educated and they are not willing to do the customary job for washing the feet of the upper caste. वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, अब वो इस तरह का कस्टमरी जॉब नहीं करना चाहते कि वो ग्रूम्स के और जो उनके गेस्ट हैं उनके पैर धोएं और शादी में जो बर्तन वगैरह साफ करें। And clears the leftover after the marriage feast and wash the utensils. Assuming that the fact given above are correct, you have decided, does this case involve violation of fundamental rights? What would you order the government to do in this case? अगर आपके पास एक केस आता है तो आपको लगता है यहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी कास्ट को, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, स्पेशली वो
वही काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ये राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन हो रहा है, और प्रोफेशन चूज करने का जो राइट है, अपना मन चाह प्रोफेशन जो चूज करने का हमारा राइट्स है, उसका भी वायलेशन हो रहा है। अपर कास्ट द्वारा लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी राइट्स यहाँ वायलेट हो रहे हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है ये, अगर आप जज होते तो क्या सज़ा देते। तो बच्चा इस तरह के एग्जाम्पल्स आज भी कहीं ना कहीं हमें न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि आज भी भारत के कोने कोने में कहीं ना कहीं पर आज भी हमें डिस्क्रिमिनेशन की छाप नज़र आती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।